हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 31 तक पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता है नए सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्योंकि 2024 का जो नया सिलेबस आया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। वो जो टॉपिक कट चुके हैं उसके सवाल हम नहीं लगाएंगे, नए सिलेबस के ही सवाल हमको लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच चुके हैं बच्चों। और जो जेई मेन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इन क्वेश्चन को जरूर करें, और बाकी अपने नीट वाले तो सभी करें। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि जेई मेन वाले स्टूडेंट नीट और जेई मेन दोनों के क्वेश्चन लगाने हैं उनको, और नीट वाले स्टूडेंट्स को भी जेई मेन और नीट दोनों के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है इन्होंने, जरा पढ़ते हैं। ए चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, तो उसके एक फेस से जाने वाला फ्लक्स बताना है। ये क्वेश्चन AIPMT 2003 में आया हुआ है बच्चों। देखो नीट का पहले नाम ना AIPMT हुआ करता था, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये सवाल बहुत आसान है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक बना लेते हैं, क्यूब, उस क्यूब में ये बन गया जी आपका क्यूब, इस टाइप से क्यूब बन गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बन रहा, हाँ थोड़ा यहाँ से ये हो गया, चलो ऐसे मिला देते हैं। एक क्यूब है, क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में एक चार्ज रखा है क्यूब। इन्होंने बोला ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, किसी एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स। देखो इस क्यू चार्ज में से चारों तरफ फ्लक्स निकल रहा होगा, ऐसे इस तरह से हर डायरेक्शन में फ्लक्स निकल रहा होगा। अब ऐसे सोचो, इस क्यूब के अंदर कितनी फेस है? सर क्यूब के अंदर होते 6 फेस, 6 फेसेस होते हैं। अब ये अगर बीचों बीच रखा है तो चारों डायरेक्शन में फ्लक्स एकदम बराबर जा रहा होगा, हर फेस से बराबर निकल रहा होगा। अब हमें पता है कि किसी एक चार्ज क्यू से, जैसे मान लीजिए ये चार्ज क्यू है, तो उससे चारों तरफ जो फ्लक्स निकलता है वो कितना निकलता है? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एक ये जो 6 फेस हैं इनसे जो निकला फ्लक्स वो टोटल कितना निकला? भाई चार्ज इसके अंदर क्यू है और क्यू चार्ज में से टोटल कितना फ्लक्स निकलता है? फाई। कितना है ये? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता होना चाहिए कि एक क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है, या किसी भी सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद है उससे टोटल फ्लक्स कितना निकलता है। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज उसके अंदर बंद है उसे ले लो। तो इसके अंदर बंद है क्यू चार्ज, तो क्यू बटे में एप्सिलॉन। तो 6 फेस, अब आप ऐसे कह सकते हो कि 6 फेस से निकल रहा है ये जो फ्लक्स है ना क्यू से निकलने वाला, ये 6 की 6 फेस से निकल रहा है। तो 6 फेस से निकल रहा है फाई, तो एक फेस से कितना निकल रहा होगा? फाई बटे 6। फाई की वैल्यू रख दो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आंसर है। अब इसमें से आंसर तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कोई सा भी, देखो दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखो। आप अगर फोर्थ ऑप्शन को देखोगे तो 4 पाई देखो ऊपर भी है, 4 पाई नीचे भी है, कट गया। तो फोर्थ ऑप्शन में ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा 6 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आंसर है, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये सवाल वापस से वही रिपीट हो गया जो भी मैंने किया था। इन्होंने दिया ए चार्ज क्यू माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, वही क्यूब, और क्यूब के सेंटर से क्यूब की साइड भी दे रखी है इस बार। तो इसी तरीके का क्यूब बना लो जैसा पिछले बनाया था। क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, इस बार सेंटर पे जो चार्ज रखा है वो क्यूब माइक्रो कूलम है। माइक्रो कूलम को 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके कूलम में बदल लो, इसके अंदर का बंद चार्ज। और एक फेस से निकलता हुआ
फ्लक्स बताना है। देखो देखो देखो, बिल्कुल सेम पिछला सवाल है। पिछले सवाल में भी क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा था और एक फेस से पूछा था, तो आंसर कितना आया था? वो आया था सर पिछले वाले सवाल में क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। बस तो वही तो आंसर है इसमें भी। क्यू की जगह तो लिख दो क्यू इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि वो ये माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लिया, और बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर इसमें जो क्यूब की साइड दी है, ये साइड की लेंथ 0.1 मीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो साइड लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यूब छोटा हो बड़ा हो, उसकी एक सरफेस से या एक फेस से इतना ही फ्लक्स निकलने वाला है, तो ठीक है, उस पर कुछ डिपेंड ही नहीं करता। आपको ये बात पता है। बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर उसकी फेस पे उसकी लेंथ पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, वजह क्या है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो क्यूब छोटा है इस तरीके का, उसके सेंटर पे फील्ड वो रखा है चार्ज, तो उसमें वही 6 फेस बन रहे हैं। एक फेस से कितना जा रहा है भाई? पूरा हर तरफ इस चार्ज से चारों तरफ निकलने वाला फ्लक्स कितना है? चारों तरफ निकलने वाला फ्लक्स है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये 6 फेस से निकलेगा, तो एक फेस से कितना निकलेगा? क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यही बड़ा भी होता क्यूब, साइड इसकी बड़ी होती, तो भी हर फेस से इतना ही तो निकलता, क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है कि कितनी लाइनें निकल रही हैं एक फेस से। तो जो लाइनें छोटे, अगर आप छोटे फेस की बात करोगे तो जितनी लाइनें छोटे फेस से निकल रही होंगी, मान लो 5 लाइनें निकल रही हैं या 10 लाइनें निकल रही है, अगर बड़ा फेस भी हो गया तो उससे भी उतनी लाइनें निकल रही होंगी इस तरीके से। तो उस पर डिपेंड नहीं करता ये, चाहे क्यूब छोटा है चाहे बड़ा है, उसके एक फेस से क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट आपका फ्लक्स निकलेगा बच्चों। चलो, तो ये तो आसान सा ही था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। पर क्वेश्चन जो आंसर बना वो क्या बना? क्यू इंटू 10⁻⁻6 बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया सी। आसान सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन ना हम जेई मेन में भी कर चुके हैं। जेई मेन वाले जब सवाल मैंने आपको लगवाए थे इस चैप्टर के, तो उसमें ये सवाल हम कर चुके थे बच्चों। एक क्यूब के कॉर्नर पे, एक क्यूब के कॉर्नर पे ना इस तरीके से चार्ज रखा है अंदर अंदर, ये तो इस चार्ज का कुछ हिस्सा जो मैंने ब्लैक कर दिया, ये तो बच्चों क्यूब के अंदर है और बाकी का हिस्सा बाहर है। तो कितना हिस्सा इसके अंदर है? अगर ये टोटल चार्ज क्यू है, तो इसके अंदर का जो हिस्सा है वो क्यू बाई 8 है बच्चों, क्यू बाई 8। तो इस क्यू बाई 8 की वजह से ही तो फ्लक्स जो निकलेगा वो क्यूब के अंदर से पास होगा, और बाकी का फ्लक्स, जो बाकी का फ्लक्स है वो सारा तो बाहर चला जाएगा। तो क्यूब के अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से है बच्चों? क्यू बाई 8 की वजह से। ये ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ सवाल है। अगर वीडियो आप प्रॉपर देख रहे हो तो आप इसको एकदम से कर दोगे। तो आप इसको समझो कि किसी क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, चार्ज का कुछ हिस्सा बाहर होगा कुछ हिस्सा अंदर होगा, अंदर सिर्फ क्यू बाई 8 होगा, बाकी बाहर होगा। तो अब इससे एसोसिएटेड फ्लक्स, फ्लक्स की फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी सरफेस के अंदर का बंद चार्ज और बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब बंद चार्ज कितना है? क्यू बाई 8। इसके अंदर आने वाला चार्ज तो बंद चार्ज है ना इसका, इस सरफेस के अंदर का जो बंद चार्ज है, सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद है वो क्यू बाई 8 है, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू आ गई क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। तो आसान सा सवाल था, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, डी हमारा ऑप्शन होगा। ये फ्लक्स जो पूछा था ना इन्होंने, ये पूरे के पूरे क्यूब से पूछा था, कितना गया देखो, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अच्छा, वो क्यूब की अगर एक सरफेस से पूछ लेता तो आंसर कुछ और होता, ठीक है ना। लेकिन चलो यहाँ पे यही पूछा था, क्यूब से पूछा था पूरे, तो क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। बिल्कुल आसान सवाल ये भी। आज के सवाल अभी तक आसान है बिल्कुल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया है इन्होंने 2000 में आया था ये AIPMT में। इसमें दिया ए चार्ज वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए। एक चार्ज वायर है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में बना देता हूं मैं इसको इस तरह से, और इस पे पूरी पे चार्ज है यूनिफॉर्मली फैला हुआ इस तरह से, और इसका ये सेंटर है। सेंटर के इस पे जो चार्ज फैला हुआ है उसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो लैम्डा कूलाम पर मीटर दे रखी है। ओके, इसके ओ सेंटर है, मान लो ये ओ है, इस पे फील्ड बताना है टोटल कितना। ये सवाल बेसिकली बच्चों इंटीग्रेशन का, इसको यहां से मिला लेते हैं इस तरह से, और इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर थीटा एंगल पर एक छोटा सा सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं डी थीटा। मतलब आप ना इतनी वायर आपने सेलेक्ट कर ली, छोटा सा सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया, इतना चार्ज सेलेक्ट, थीटा एंगल पे एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा एंगल ले लिया, थीटा से थोड़ा सा आगे एक छोटा सा एंगल है डी थीटा। इस एंगल के हिस्से में इतना चार्ज आ रहा है, जहां पे मैं ये ब्लैक कर रहा हूं, इतना चार्ज इसके हिस्से में आ रहा है, इस चार्ज को बोल देते हैं हम डी क्यू। अब एक बात सोचो, इसकी रेडियस ए है, ठीक है, तो इसके हिस्से में ये जो डी क्यू चार्ज आएगा ये कितना आएगा, तो भाई साहब ये डी क्यू ए, ये वाला कलर चेंज करके दिखाऊं तो ये जो ग्रीन कलर में होगा, अब यहां से ये चार्ज जो है ये डी क्यू है, ये डी क्यू है बच्चों। तो ये डी क्यू चार्ज निकालो सबसे पहले। अब एक बात बताओ भाई, आपको पता है ना, जैसे ये अगर थीटा है, ये रेडियस है आर, तो सामने जो आर्क लेंथ होती है ये कितनी होती है, आर डी, आर इंटू थीटा। अगर ये थीटा की जगह डी थीटा होगा तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। सर ये कैसे आया, तो भाई ये आता है, एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क बटे रेडियस। एंगल है मान लो डी थीटा, आर्क लेंथ ये हमें निकालनी है, आर्क लेंथ और बटे रेडियस, इधर मल्टीप्लाई करो तो आर्क कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा। तो इसी तरीके से ये डी थीटा के सामने, ये जो छोटा एंगल है डी थीटा, इसके सामने की जो लेंथ होगी, ये जहां जहां ग्रीन है, ये जो ग्रीन है, इसकी लेंथ होगी आर डी थीटा। अब एक बात बताओ, 1 मीटर में कितना चार्ज है, लैम्डा, तो आर इंटू डी थीटा मीटर में कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा आर डी थीटा, ये चार्ज हो जाएगा। ये बच्चों डी क्यू की वैल्यू होगी, ये है इसके अंदर का चार्ज डी क्यू। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा, अब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा डीई चार्ज, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, अगर इस लाइन को आगे बढ़ा लें, ये लाइन आगे बढ़ा ली, तो ये एंगल हो गया इसका थीटा, ठीक है, थीटा के सामने थीटा एंगल हो गया, तो ये एंगल हो गया थीटा, और इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो हो गया डीई। अब एक काम करो, अब इसी तरीके का डी क्यू जब आपने इधर लिया था, तो थीटा एंगल पे इसी तरीके का डी क्यू इधर भी पड़ेगा। ये थीटा एंगल लिया, फिर आपने यहाँ पे ये छोटा सा डी क्यू लिया, ये डी थीटा लिया, तो इधर भी ये डी क्यू पड़ेगा, देखो ये वाला, ये ऐसा, ये डी क्यू चार्ज होगा, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा, सेम ई डी ई कह लो, डी ई, ये एंगल थीटा। तो इस डीई के दो कंपोनेंट कर दो बच्चों, इधर डीई
थीटा के नीचे डी ई कॉस थीटा, और इधर हो गया डी ई साइन थीटा। ऐसे इधर डी ई कॉस थीटा, तो ये डी ई कॉस थीटा 2 बार आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये इधर आ गया डी ई साइन थीटा। ये जो आमने सामने के डी ई साइन थीटा ये आपस में कट गए, देखो ये जिन पे मैंने डबल मार्क किया है, ये वाले एरो देखो यहाँ, ये वाले आपस में कट गए। तो टोटल फील्ड जो बना यहाँ पे इस ओ पॉइंट पर, ये बन गया ये वाला, ये कितना 2DE कॉस थीटा बच्चों, ये फील्ड बन गई। अब एक बात सोचो, 2DE कॉस थीटा है, अब कहां से कहां तक निकालना है हमको, तो हमें यहां से सोचो, ये जो लाइन है जहां पर मैं ग्रीन लाइन बनाने जा रहा हूं, ये वाली, इस लाइन से लेके मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और ऐसे घूमते हुए जाना है, ऐसे घूमते हुए, और यहां तक जाना है, थीटा इज इक्वल टू 90 तक। तो इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसी तरीके से। अब आप कहोगे सर नीचे भी तो जाना पड़ेगा, वो हम ले चुके ना, एक साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, दूसरी साइड अपने आप काउंट हो जाएगी, क्योंकि दूसरी साइड का डीई हम ले चुके, या दूसरी साइड का भी डी क्यू हम ले चुके। तो इसका मतलब ये 2DE कॉस थीटा जो है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल फील्ड आ जाएगा ई टोटल। तो 2DE कॉस थीटा, इसको कर दो इंटीग्रेट, तो 2 कॉमन ले लो, मतलब 2 बाहर ले लो, कांस्टेंट, और अंदर बचेगा DE। अब DE की जगह क्या रखें, एक बात सुनो, DQ चार्ज से, मान लो यहाँ पे ये चार्ज DQ है, ये जो DQ चार्ज है जहां एरो दिखा रहा हूं मैं, इससे R डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, तो DE की वैल्यू होगी, साइड में लिख देता हूं, DE बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे A स्क्वायर। R डिस्टेंस पे कितना होगा, A की, R की जगह क्या है, ये रेडियस A, तो बटे में A स्क्वायर। तो 2DE की जगह लिख दो अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे में A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की भी वैल्यू रख दो भाई, कॉस थीटा, और चार्ज कितना है, ये क्यू की जगह डी क्यू, सॉरी ये क्यू नहीं, ये डी क्यू है, डी क्यू, और इंटू में कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा की वैल्यू नहीं रखनी, ऐसे ही रखना है। अब इसमें जो चीज बाहर निकल सकती है निकालो, इस 2 से 4 कट गया, 2 बचा यहाँ, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और A स्क्वायर, ये तो आ गए बाहर, अंदर बचा डी क्यू की वैल्यू कितनी रख दी हमने, लैम्डा आर डी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू में लैम्डा आर डी थीटा, ये डी क्यू की जगह रखते हैं, देखो ये रहा था डी क्यू, ये था डी क्यू। अब यहां से ये भी बाहर आ जाएगा, लैम्डा और आर, आर क्या था ये, आर नहीं सॉरी, ये रेडियस यहाँ पे ली थी हमने आर डी थीटा, ये रेडियस ए थी यहाँ, तो ए डी थीटा ले लेंगे, तो ए आर की जगह मैं ए रख सकता हूँ बच्चों, ए रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ ए, बाहर आ गया ये लैम्डा इंटू ए, ये देखो यहाँ आर ली थी ना, ये रेडियस हमने आर मानी थी, आर नहीं थी, ये ए थी, तो लास्ट में मैंने आर की जगह ए रख दिया, ए बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और इंटू में कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। चलो जरा सॉल्व कर लो, एक ए से एक ए कट गया, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करो, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन और फिर लिमिट रखो, थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 डिग्री तक, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक। तो अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट भर दो 0 से 90 डिग्री, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, साइन पहले अपर लिमिट भरी जाएगी, थीटा की जगह 90, तो साइन 90 माइनस फिर लोअर लिमिट भरी जाएगी, साइन 0 डिग्री, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, आंसर इज लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बच्चों। यही हमारा टोटल फील्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब चेक कर लो टोटल फील्ड, ये बैठ रहा क्या, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बटे 2 पाई ए स्क्वायर, ये गलत हो गया,
लैम्डा बटे 4 पाई, ये भी गलत, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इंटीग्रेशन इसमें यूज हो रहा था, इतना ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं था ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहले वालों से थोड़ा सा अच्छा था। और वैसे आप लोगों को एक दो बार इंटीग्रेशन करोगे तो याद हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ना याद भी कराते हैं कि याद कर लो कि डायरेक्ट ये इतना होता है, तो याद करना चाहो डायरेक्टली तो डायरेक्ट भी याद इसको कर सकते हो आप। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम of constant k, the maximum force of attraction between two charge separated by a distance। अच्छा जी, decreases k times, increases k times, remains unchanged, becomes 1/k² times। अच्छा, दो चार्ज रखे हैं बच्चों, एक चार्ज दूसरा चार्ज, मान लो उनके बीच का डिस्टेंस है d, पहला भी प्लस चार्ज दूसरा भी प्लस चार्ज मान लेते हैं, एक Q1 एक Q2। इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है F, रिपल्शन का F। इस F की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में d²। अब इन दो चार्ज को उठा के अगर हम, ये तो तब है इनके बीच का फोर्स जब यहाँ पे चारों तरफ, इसके चारों तरफ एयर हो, एयर। अगर एयर नहीं है, अगर एयर नहीं है, प्लस चार्ज वही के वही है Q1 और Q2, बीच की डिस्टेंस भी वही की वही है d, लेकिन इस बार एक मीडियम भर दिया इनके बीच में जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है k। तो अब इनके बीच का जो फोर्स है अब वो कितना हो जाएगा, याद रखो फोर्स हमेशा k टाइम्स कम हो जाता है, ये हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ के आए हैं। जितना फोर्स एयर में था उससे k टाइम्स हमेशा डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन चेक कर लो, डिक्रीज k टाइम्स, इंक्रीज k टाइम्स, रिमेन्स अनचेंज, बिकम्स 1/k² टाइम्स। तो बस साफ साफ दिखाई दे रहा है डिक्रीज k टाइम्स। ये तो यार डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। हमेशा याद रखो कि दो चार्ज अगर हवा में है तो उनके बीच में फोर्स F होगा, उन्हीं को उसी डिस्टेंस पे वही चार्ज किसी मीडियम के अंदर डाल दिया तो उनका जो फोर्स है वो पहले से k टाइम्स कम हो जाता है। तो आसान है, ये थोड़े पुराने क्वेश्चन हैं नीट में आए हुए, तो ये थोड़े आसान होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो वीडियो को फटाफट जो है देखनी स्टार्ट करो, जिसने अभी जल्दी में देखनी शुरू की है तो पुराने वीडियोस भी देख सकता है जल्दी जल्दी। यार प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, क्योंकि उसी से उद्धार होने वाला है आप लोगों का, चाहे आप नीट देने वाले हो चाहे जेईई मेंस देने वाले हो। मतलब इससे नहीं है, मतलब प्रैक्टिस से, दोनों का लेवल एक जैसे ही मानता हूं मैं तो। हाँ नीट में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं तो उनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से आसान होते हैं और काफी क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मुश्किल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है नीट में। तो मैं तो दोनों का सेम लेवल मानता हूँ। बढ़िया से तैयारी करो, अच्छे से दो, देखे कैसे ना हो। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी होता है सब कुछ कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, बस प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों।